दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज बिहार में चुनावी अभियान के औपचारिक शंखनाद वाला दिन माना जाना चाहिए। एक ऐसा दिन जिस वक्त प्रधानमंत्री भी बिहार में हो, जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में हो, जिस वक्त महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी यानी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ चुनावी समर पर निकले हो। जी हां, तेजस्वी यादव की बात मैं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता एक साथ पूरे बिहार के दौरे पर निकल पड़े। लेकिन जब सब निकल रहे थे तो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीरें तो आई, लेकिन इन तस्वीरों के पहले दिल्ली में जो एक सीक्रेट मीटिंग हुई और उस सीक्रेट मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी किस बात को लेकर चिंतित है, उसकी चर्चा के पहले यह जानना जरूरी है, थोड़ा दिलचस्प भी है, कि चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, आज बिहार में वो सब नजर नहीं आया। कौन सी परिस्थितियां हैं जब प्रधानमंत्री अपना नेचुरल स्ट्रोक प्ले, जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, वो भूल गए थे। प्रधानमंत्री के भाषण में ना तो मंगलसूत्र का जिक्र हुआ, ना ही भैंस का जिक्र हुआ, ना ही मुजरा का जिक्र हुआ, ना ही मुसलमान का जिक्र हुआ, ना ही शमशान कब्रिस्तान का जिक्र हुआ, और ना ही कपड़े से किसी के पहचानने की बात का जिक्र हुआ। कपड़ों से पहचानने जैसी कोई बात आज नहीं की गई। आज तमाम तरह की वैसी बातें भी नहीं की गई कि मोतिहारी की चीनी मिल से बनी चीनी से चाय पिएंगे, या मोतिहारी को मुंबई और पटना को पुणे एवं गया को गुरुग्राम बना देने जैसी बातें भी नहीं की गई। आज कर्पूरी ठाकुर की बात की गई। उन कर्पूरी ठाकुर की बात जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अवतार जनसंघ घटक के विधायकों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था। सामाजिक न्याय यानी आरक्षण की बात करने पर कर्पूरी ठाकुर को उसी तरह से कुर्सी से बीजेपी के लोगों ने हटाया जिस तरह से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी से समर्थन वापस लेकर भाजपा के लोगों ने हटाया था। आरक्षण की बात, जातिगत आरक्षण की बात से एकदम से बिदक जाने वाली भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर के गांव में जब समस्तीपुर जिले में पहुंची, तो समस्तीपुर जिले में याद रखिए तारीख 24 अक्टूबर थी, और तारीख जब 24 अक्टूबर थी तो 22-23 अक्टूबर की दरमियानी रात, जी हां, 22-23 अक्टूबर 1990 की दरमियानी रात भी प्रधानमंत्री के जेहन में जरूर होगा, जब आजकल भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे आरके सिंह लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, और लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी ने मंडल और कमंडल की सियासत में बिहार में कमंडल को घुसने नहीं दिया था। लेकिन आज कमंडल को मंडल की छांव तले बिहार में पहुंचाने की कोशिश के तहत कर्पूरी ग्राम की सभा से प्रधानमंत्री जब बिहार के वोटर को एड्रेस कर रहे थे, तो उस राज्य के वोटर्स को बहुत निराशा उस वक्त हुई जब वो वोटर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता है, जब वो वोटर साइन थीटा कॉस थीटा की बात करता है, जब वो वोटर्स पढ़ाई लिखाई कमाई रोजगार दवाई की बात करता है। आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, पूरे बिहार में निराशा फैलाने वाली बातें थी। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया रील्स रोजगार योजना का। इसके पहले प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से आप सबने सुना होगा, 5-6 साल पहले सुना होगा, पकौड़ा रोजगार योजना जैसी बात, कि पकौड़े तलने वाला व्यक्ति भी एक रोजगार देता है। यह मोदी सरकार की उपलब्धि बताई गई थी। और आज बताया गया कि डेटा सस्ता होने की वजह से लोग रील्स बना करके वो रोजगार हासिल कर रहे हैं। क्या बिहार रील्स बनाकर रोजगार हासिल करने वालों का प्रदेश बन जाएगा? अजीब सी स्थिति बिहार के अंदर, या यूं कहें कि बिहार के जेनजी का, बिहार के नौजवानों का इससे बड़ा भद्दा मजाक उड़ाना कोई हो नहीं सकता जब यह कहा जाए कि रील्स बना करके बिहार के नौजवान रोजगार प्राप्त करते हैं। बिहार के नौजवान आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बिहार के नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। यहां तक कि जो बिहार में पढ़ने लिखने में थोड़े कमजोर होते हैं, या आर्थिक रूप से जो कमजोर बैकग्राउंड के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो भी कम से कम बैंक पीओ की नौकरी के लिए अप्लाई करके उसे ही एक अपने लिए ड्रीम जॉब मानने वाले बिहार में रील्स की बात करना। क्या रील्स की बात करने प्रधानमंत्री गए थे? और रील्स रोजगार योजना की बात समस्तीपुर की धरती से करने गए थे, जहां नौकरियों के लिए रोजगार की व्यवस्था आरक्षण के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर ने की थी। बिहार के लोगों को यह बात पचने वाली इसलिए भी नहीं लगी कि गृह मंत्री के बेटा दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट संस्थान को चलाएं,
पहले बीसीसीआई और आईसीसी को चलाने का काम करे। जी हां, अमित शाह के बेटे जैसा ये काम गृह मंत्री के बेटे कर रहे हैं। लेकिन बिहार के नौजवान रील्स बनाए, रोजगार के नाम पर रील्स की उम्मीद करें। पहले पकौड़े की उम्मीद करें, अब रील्स की उम्मीद करें। 4-4 साल तक बैठे रहे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे करके। वो बातें जब प्रधानमंत्री आज बिहार में कर रहे थे तो नीतीश कुमार बगल में बैठकर चुपचाप सुन रहे थे। मजबूरी उनकी भी है। 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक उन्हें प्रधानमंत्री की भाषा सुननी ही है। लेकिन मजबूरी नीतीश कुमार की है मंच पर बैठकर सुनना। नीतीश कुमार के वोटर्स की मजबूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन देना। नीतीश कुमार के वोटर्स जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है कि उन्हें क्या करना है, वो कर भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर भी वो स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर किंग कर्तव्य विमूढ़ की मुद्रा में है, स्थिति प्रज्ञ की मुद्रा में है। और इसलिए है क्योंकि पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी के माध्यम से उन्हें दे दिया था कि जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर वो चाहे तो दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बातें कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर जेल भेजने की बातें कर रहे थे। आज नीतीश कुमार को जेल भेजने के लिए कोई किसी का हनुमान बनकर नहीं आया है। आज नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बिहार के अंदर तेजस्वी यादव से भी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिठाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन किस दौर में लड़ रही है? उस दौर में लड़ रही है जब पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में इस बात की आशंका है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का विधायक दल नेता चुनेगा? ये बात दिल्ली में क्यों नहीं कही जाती कि संसदीय दल नेता चुनेगा? क्यों प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान पहले किया जाता है? ये सवाल बिहार के वोटर्स के जेहन में उस दौर में उमड़ घुमड़ रहा है जब पहले चरण की वोटिंग में महज 12 दिन बचे हुए हैं। और जब 12 दिनों के बाद बिहार की जनता बिहार की आधी सीटों को लॉक करने की स्थिति में पहुंचेगी तो उन आधी सीटों को लॉक करने की परिस्थितियों में जेडीयू के सामने क्या परिस्थिति है, बीजेपी के सामने क्या परिस्थिति है और कैसे राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कैच 22 सिचुएशन जिसे कहते हैं, यानी एक बेहद अनकंफर्टेबल परिस्थिति उसमें लाकर खड़ा कर दिया है। ये परिस्थिति यदि डिकोड करने की कोशिश की जाए तो समझ में आ जाएगा कि एक गठबंधन कागजों पर है और एक गठबंधन सामाजिक रूप से वोटर्स के बीच दिखाई दे रहा है। मत भूलिए कि ये जाति गणना के बाद का पहला विधानसभा चुनाव है। मत भूलिए कि ये मंडल आइडेंटिटी वाले राज्य यानी बिहार का चुनाव है और उस ताकत को इसके पहले कई बार कमंडल की बयार में बहाने की असफल कोशिश कर चुके भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा आखिर आज क्यों तमाम तरह से पोलराइजेशन वाले भाषणों से जो दूरी बनाई गई उसका मतलब आसानी से लोग समझ सकते हैं कि बिहार की सरजमीन पर पोलराइजेशन कम से कम नरेंद्र मोदी को तो समझ में आ गया, ये सद्बुद्धि उन्हें आ गई कि ये किया नहीं जा सकता। उल्टा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 2015 से भी बड़ा जरूर हो सकता है। लेकिन अमित शाह इससे बाज नहीं आए। मैंने आपको बताया कि आज दोनों बिहार की सरजमीन पर थे। प्रधानमंत्री समस्तीपुर में थे, मोबाइल की लाइट जलाकर लालटेन की जरूरत को खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही मोबाइल पार्टी तो नहीं बन गई है जमीन पर। यह एहसास शायद भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को है, संभवतः शीर्ष नेतृत्व को नहीं है। तभी जाकर सिवान में दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम लिया गया। शहाबुद्दीन का पुलिस रिकॉर्ड जो भी हो, शहाबुद्दीन का जुडिशियल रिकॉर्ड जो भी हो, हम उससे ना इत्तेफाकी नहीं रखते। लेकिन शहाबुद्दीन की बातें कर सांप्रदायिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश यदि सिवान की धरती पर गृह मंत्री अमित शाह ने की तो निश्चित तौर पर यह कोशिश वही व्यक्ति कर सकता है, वो भी सिवान में जाकर, जिसे शहाबुद्दीन का कुछ इतिहास पता नहीं हो। निश्चित तौर पर शहाबुद्दीन की गिनती एक बाहुबली में होती रही, कोई इनकार नहीं कर सकता। जब न्यायपालिका इस बात को मानती है तो भला हम कौन होते हैं इस बात से ना इत्तेफाकी रखने वाले। लेकिन शहाबुद्दीन को कम्युनल लाइन पर
ले जाने की कोशिश करने वाले लोग राजनीतिक तौर पर नादान इसलिए समझे जाएंगे क्योंकि सिवान में शहाबुद्दीन मुसलमानों के प्रतीक नहीं थे। सिवान में शहाबुद्दीन की जो भूमिका थी वो अपर कास्ट के, समाज के ऊंची जातियों और संपन्न वर्ग के प्रोटेक्टर के तौर पर थी, उनके संरक्षक के तौर पर थी। क्योंकि जिस प्रकार से सिवान में वामपंथी ताकतें जमीन पर लाल झंडा लगाकर किसी की जमीन पर कब्जा करने की स्थिति में जा रही थी, और आज जो भूरा बाल की राजनीति भाजपा करती है, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कायस्थ की राजनीति, उन्हीं की जमीनें कब्जा हो रही थी, उसके सामने झंडा लेकर कोई खड़ा था तो शहाबुद्दीन खड़े थे। और उस सिवान में जाकर के यदि अमित शाह शहाबुद्दीन को का नाम लेकर के वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करें तो इस पर कम से कम बिहार को जानने वाला लोग, सिवान को जानने वाला तबका सिर्फ इस पर मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, क्योंकि शहाबुद्दीन का जो भी रिकॉर्ड रहा हो, सांप्रदायिक रिकॉर्ड शहाबुद्दीन का कभी नहीं रहा है। ये बात कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। और सांप्रदायिक पहचान के लिए बिहार में चेहरों की कमी अक्सर पड़ेगी। बिहार के अंदर कोई भी चेहरा ऐसा नहीं ढूंढा जा सकता जिसके सहारे सांप्रदायिक नैरेटिव खड़ा किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी उस चेहरे की खोज बड़ी शिद्दत से कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा में 122 का आंकड़ा दुभर हो रहा है। छोटे सहयोगियों के साथ आज बीजेपी 141 सीटें जरूर लड़ रही है, लेकिन क्या 141 सीटों पर लड़कर भी 122 लाए जा सकते हैं? खासकर तब जब भाजपा की सीटों पर भाजपा के खिलाफ MY समीकरण के 32% वोट खड़े हों, तब जब दलित और कुर्मी समाज के वोटर भारतीय जनता पार्टी से 2020 के चिराग मॉडल का राजनीतिक बदला लेने पर आमादा हो, और साथ साथ संविधान बदलने की बात करने वाले भाजपा नेताओं को आईना दिखाना चाहते हो। मोटे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की 101 सीटों पर जब 40% वोटर उनके खिलाफ खड़े हैं, तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने लिए जगह तलाश रही है? और वो भी तब तलाश रही है जब बीजेपी ने आधे टिकट 10% आबादी यानी अपर कास्ट को दे दिए हो। 101 में 49 टिकट, लगभग आधे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अपर कास्ट को दे दिए हो। और तब उसे पिछड़ों का वोट भी चाहिए, तब उसे अति पिछड़ों और दलितों का वोट भी चाहिए, महादलितों का वोट भी चाहिए। और पिछड़ा दलित और महादलित में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात का कोई ऐलान नहीं किया जा रहा है। नीतीश कुमार के नाम को लेकर ही महादलित एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बात अब जमीन पर उतरती जा रही है कि महादलित तबका जनता दल यूनाइटेड से सहानुभूति तो रखता है। नीतीश कुमार ने महादलितों के लिए कुछ किया है, इस बात को स्वीकार तो करता है, लेकिन अब 2010 की परिस्थितियां नहीं है कि नीतीश कुमार के कहने पर संविधान बदलने की बात जिस पार्टी के नेता करते रहे हैं, उस पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को बिहार का महादलित तबका कमल निशान पर जाकर के अपना वोट गिरा दे। ये स्थिति अब बिहार में बदल चुकी है। जय भीम और जय मीम, ये भारतीय जनता पार्टी की 101 सीटों पर एक मजबूत नारा में बदल चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी से चुनावी हिंदुत्व के सहारे पाठ पाएगी? क्या शहाबुद्दीन का नाम लेकर इस परिस्थितियों को पैदा किया जा सकेगा? स्वाभाविक है कि नहीं किया जा सकता। और जब नहीं किया जा सकता तो दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग क्यों करनी पड़ी? अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, वो जानकारी यही मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स को लेकर संशय है कि क्या 2020 में नीतीश कुमार के साथ जो खेल किया गया वो उनके बदले वाली बात उनके दिमाग में बैठी है, तो इसका क्या निदान निकाला जाए। याद रखिए, नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की जो कोशिशें 2020 में की गई, अगर वो कामयाब हो जाती तब तो नीतीश कुमार निपट जाते, राजनीतिक तौर पर निपट जाते। लेकिन नीतीश कुमार पलट पलट कर इधर उधर होकर सरवाइव कर गए, राजनीतिक रूप से अपना वजूद और मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रख गए। तो इसके बाद उनका वोटर भला इतनी भलमनसाहत और सीधेपन के साथ जाकर आज भी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे देगा और इस मुगालते में आ जाएगा कि भाजपा नीतीश कुमार के नाम का तो ऐलान नहीं कर रही लेकिन मुख्यमंत्री बना देगी। ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। ये बिहार है, मैं फिर कहता हूं, ये बिहार है।
यहां रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक होता है और उस बिहार के वोटर्स को 2020 भूलकर 2025 में वोटिंग करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा सत्य है बिहार का। कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई जिन 31 सीटों पर हो रही है, उन 31 सीटों पर एक आध जगह फ्रेंडली फाइट भी है, लेकिन जहां कांग्रेस के खाते में सीट गई है, मसलन नरकटियागंज की सीट, वहां दलित और मुस्लिम के वोटर सीधे सीधे कांग्रेस के साथ ही जा रहे हैं। अभी तक जो ट्रेंड है उसी में जा रहे हैं, ब्राह्मण भी आ रहे हैं। तो इस तरह की सीटों पर जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है, वहां महादलित समाज के वोटर, अल्पसंख्यक समाज के वोटर, जिसकी पहली पसंद आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी है, न कि राष्ट्रीय जनता दल है। अब वो जमाना बीत चुका जब लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के श्रेय के सहारे बिहार में लालू यादव का परिवार अल्पसंख्यकों की सबसे पहली पसंद बनकर सामने आए। लालू यादव के परिवार को सेकुलर पार्टी माना जाता है, राष्ट्रीय जनता दल को इस सेकुलर आइडेंटिटी को स्वीकार किया जाता है। लेकिन जो पहली पसंद वाली स्थिति राजद की थी कुछ सालों पहले तक, वो अब दूसरी पसंद वाली स्थिति हो गई है, खासकर अल्पसंख्यकों के बीच। अल्पसंख्यक अब जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। दलित जा रहे हैं। भाजपा को यह चिंता है कि भाजपा वाली सीटों पर नीतीश कुमार के स्वजाति यानी कुर्मी समाज के मतदाता भी उसी लाइन पर चले जाएंगे। तो तमाम तरह से जो परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल नहीं बन रही है, उसमें बीच में आ गए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के प्रति अपर कास्ट के वोटर की जो सहानुभूति है, वह बीजेपी की सीटों पर 2020 वाले चिराग मॉडल की पुनरावृत्ति नजर आ रही है। जो चिराग मॉडल जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर दिख रहा था कि जेडीयू के वोट, वहां जेडीयू की सीटों पर एनडीए के वोटों में टूट हो रही थी, आज बीजेपी की सीटों पर एनडीए के वोटों में टूट हो रही है। और प्रशांत किशोर की पार्टी चाहे 5,000 वोट लाए चाहे 20,000 वोट लाए, भाजपा की सीटों पर वो ज्यादा प्रभावी दिख रही है। और जो भी वोट लाए, 5,000 लाए, 20,000 लाए, वो वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते से जा रहे हैं। अब इस परिस्थिति में नीतीश कुमार का वोटर भी टाटा बाय बाय कह दे बीजेपी को, तो क्या हालत होगी बीजेपी की। इसी को लेकर चर्चा है। अब पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा है कि बीजेपी के शीर्ष 4 नेताओं की एक बैठक हुई दिल्ली में, सीक्रेट मीटिंग हुई। अब शीर्ष 2 को तो आप जानते ही हैं कि टॉप 2 कौन है। बाकी 2 यानी जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी उसमें बुलाए गए। और 4 लोगों की मीटिंग के दरमियान चर्चा इसी बात पर हुई कि अब आगे क्या किया जाए। क्या नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। किसने विरोध किया, किसने नहीं किया, यह अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री आज बिहार में थे तो आज भी ऐलान नहीं हुआ। और जैसे जैसे नीतीश कुमार के नाम के ऐलान में देरी बढ़ती जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान और उनकी 101 सीटों पर होने वाला नुकसान और बड़ा होता चला जाएगा। एक तो ऐसे ही बदनामी झेल रहे हैं कि आधे टिकट अपर कास्ट को दे दिए। ये अपर कास्ट की यानी भूमिहार ब्राह्मण कायस्थ राजपूत की पार्टी बन गई है। ये बदनामी ऐसे ही बीजेपी बिहार में झेल रही है कि 10% आबादी को 50% टिकट। अब इसके बीच में ओबीसी चेहरे के नाम का ऐलान नहीं होने से संकट गहरा हो रहा है। ऊपर से तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान तब किया गया जब नामांकन भरने की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब कोई चिराग मॉडल भी नहीं हो सकता जेडीयू वाली सीटों पर कि हमारा नुकसान हो रहा है तो जेडीयू का भी हो जाए। ये सब हालात जब बन गए, उधर से पूछा जाने लगा कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है तो क्या गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या राजीव प्रताप रूडी बनेंगे, क्या रविशंकर प्रसाद बनेंगे। इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे और जनता के बीच ये मैसेज जाने लगा कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जैसे केशव मौर्य का चेहरा दिखाकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दी, यानी पिछड़े वर्ग के नेता का चेहरा दिखाकर एक राजपूत नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया यूपी में। वही खेल तो बिहार में नहीं होगा। यहां नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है, यहां किसी गिरिराज सिंह टाइप नेता के नाम का ऐलान तो नहीं होगा। जमीन पर बिहार में यह मैसेज बहुत तेजी से जा रहा है और जैसे जैसे जमीन पर मैसेज जा रहा है उसके बाद ऐसा लगता है कि महागठबंधन ने पूरे चुनाव को उन सीटों पर फोकस कर दिया है जहां भारतीय जनता पार्टी और लोजपा लड़ रही है। यानी 128, 101 और 28, 101 सीटें भाजपा लड़ रही है, 29 सीटें लोजपा को मिली थी जिसमें एक का नामांकन रद्द हो गया।
101 और 28 यानी उन 129 सीटों पर चुनाव को फोकस कर दिया है महागठबंधन ने, जिस 129 सीटों पर नीतीश कुमार के वोटर्स की कोई सिंपैथी नहीं है, उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, ना तो उन्हें भाजपा से सहानुभूति है ना लोजपा से सहानुभूति है। और वही साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा और लोजपा को न तो अल्पसंख्यक वोट दे रहे हैं, लोजपा की सीटों पर पासवान को छोड़ दे तो दूसरे महादलित भी नहीं दे रहे हैं, और भाजपा की सीटों पर भी महादलित नहीं दे रहे। ऐसी आशंका है कि नहीं देंगे वोट। अब लास्ट में कई परिस्थितियां बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन जो संविधान बचाओ वाला मुद्दा और आरक्षण बढ़ाओ वाला मुद्दा सामने आकर खड़ा हो गया है, उस मुद्दे के तहत तो साफ दिखाई दे रहा है कि डीएम समीकरण, डीएम भाजपा को वोट नहीं दे रहे। डीएम यानी दलित मुस्लिम, दलित और मुस्लिम समाज के लोग, ऊपर से नीतीश कुमार का कोर वोटर, उनके स्वजातीय वोटर, अति पिछड़ा में आरक्षण और मंडल पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाला तबका, रोजी रोजगार के नाम पर रील्स रोजगार और पकौड़ा रोजगार के नाम से चिंतित होने वाला तबका, ये सब भारतीय जनता पार्टी की 101 और भारतीय जनता पार्टी के हनुमान कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान की 28 सीटों पर बड़े भारी पड़ रहे हैं। अब इन 128 सीटों में से जितना निकालना है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी, मुकेश सहनी भी। उनके कैंडिडेट लिस्ट को यदि देखा जाए, उनकी पार्टी की तरफ से जो फोकस बढ़ाया जा रहा है उन सीटों पर, उसको देखा जाए तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जेडीयू के साथ, तो अगर बिहार की चर्चाओं पर यकीन करें तो जेडीयू और महागठबंधन की तो एक फ्रेंडली फाइट हो रही है। दोनों के वोटर इस सहमति के साथ लड़ रहे हैं कि देर सबेर एक होने की नौबत आ सकती है। पहले भी नीतीश कुमार उनके साथ गए हैं, 2015 में भी गए, 2022 में भी गए। तो नीतीश कुमार जाते आते रहते हैं, तो वोटर्स के बीच में एक धारणा बन रही है कि भविष्य दोनों का साथ रहकर ही है, जेडीयू और आरजेडी का। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये मैसेज जेडीयू और आरजेडी के वोटर्स के बीच उन सीटों पर ज्यादा मजबूती से जा रहा है जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रही है। मतलब 101 के अलावा जो 141 सीटें हैं, उन सीटों पर यह मैसेज ज्यादा मजबूती से जा रहा है, और उसका अधिकाधिक फायदा उठाने की जो कोशिशें हो रही है, उसने दिल्ली में भाजपा को हिलाकर रख दिया है। और सीक्रेट मीटिंग, टॉप 4 लीडर की सीक्रेट मीटिंग करने की नौबत आ रही है। देखते जाइए, बिहार की सियासत को समझने में, बिहार के चक्रव्यूह को समझने में बड़े बड़े सूरमा फेल हो गए, बड़े बड़े सूरमा फेल हो गए। और बिहार के चक्रव्यूह में लालू यादव और नीतीश कुमार की भी जो आपसी समझदारी है, गठबंधन उनका किसी से हो, लेकिन जो आपसी समझदारी है, एक साझी सोच है, कलेक्टिव थिंकिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस कलेक्टिव थिंकिंग ने जिस तरह से बिहार की राजनीति को मथ करके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी उसका खामियाजा उठा रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने सपनों को पूरा करने से दिन प्रतिदिन दूर जाती हुई दिख रही है। तब दूर जाती हुई दिख रही है जब अपर कास्ट को बीजेपी ने अपना पिछलग्गू समझ लिया था, वो अपर कास्ट अब बीजेपी का पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है। उसे भी लग रहा है कि वैकेंसी निकलेगी, रोजगार आएगा, तो रील्स रोजगार योजना उनके बच्चों को नहीं झेलनी पड़ेगी, पकौड़ा रोजगार योजना उनके बच्चों की नियति का हिस्सा नहीं बनेगी। इन हालातों के बीच जब बिहार का चुनाव हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात में बिहार आगे चल रहा है। बिहार वो राज्य नहीं है जहां बड़े बड़े नेताओं के बेटे बड़े बड़े राजनेताओं के पीछे रोबोट की तरह चलते हुए दिखाई दे। यहां रोबोट को रिमोट से चलाने वाले, रिमोट का कंट्रोल हाथ में रखने वाले नौजवानों का स्टेट है। यही बिहार है। और इस बिहार को हल्के में लेने की भूल यदि गुजरात लॉबी ने की, तो ध्यान रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय भी उसी नालंदा में था जहां से नीतीश कुमार आते हैं। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगध साम्राज्य का इतिहास घात प्रतिघात के पूरे खेल से पटा पड़ा है। और मगध साम्राज्य के अवशेष यदि पटना में दिखते हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में दिखते हैं, तो मगध साम्राज्य के सिर्फ अवशेष ही नहीं, मगध साम्राज्य की तमाम संधियों और दुर्भिसंधियों की पूरी विरासत भी अब तक कायम है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।